पुलिस से बचना आसान होता है, लेकिन मुझ जैसे शख्स से बचना। रोशन बाबू का जुमला मुकम्मल होने से पहले ही मैंने दाईं तरफ खड़े हुए खटूमल पर छलांग लगा दी। रोशन बाबू को बातों में लगाने का मेरा मकसद यही था कि खटूमल मेरी तरफ से किसी कदर बेपरवाह हो जाए। वो यही समझता रहा कि मैं अगर कोई हमला करूंगा तो रोशन बाबू पर ही करूंगा। मैंने जो हिकमत अमली इख्तियार की थी वो कामयाब रही। खटूमल मेरे इस झांसे में आ गया। मैं छलांग लगाकर खटूमल पर इस तरह गिरा था कि मेरे दोनों हाथ राइफल पर पड़े थे। खटूमल मेरी तरफ से बेपरवाह होने के बावजूद पूरी तरह गाफिल नहीं था। उसने मुझे धक्का देने की कोशिश की मगर कामयाब नहीं हो सका। अब वो राइफल बचाने की कोशिश कर रहा था। इस छीना झपटी में राइफल का ट्राइगर दब गया। राइफल की नाल से निकलने वाली गोलियां बेड पर पड़ी हुई बेहोश कन्या कुमारी के जिस्म में पेवस्त हो गईं। वो बिस्तर पर एक दो मर्तबा उछली और फिर बेहिसो हरकत हो गई। उसके जिस्म से खून की कई धारें बह निकली थीं। राइफल की तड़तड़ाहट के साथ कमरा रत्ना और सुशील की चीखों से भी गूंज उठा और फिर सुशील ने संभलने की कोशिश करते हुए अपने हाथ में पकड़े हुए पिस्तौल से मुझ पर गोली चला दी। अब मैं खटूमल की बदकिस्मती ही कहूँगा कि सुशील की पिस्तौल से निकली हुई गोली उसकी पेशानी में पेवस्त हो गई। उसकी आंखें बाहर को उबल पड़ी। मैंने एक झटके से उसके हाथों से राइफल खींच ली और उछलकर 2 कदम पीछे हट गया। खटूमल कटे हुए दरख्त की तरह लहराता हुआ नीचे गिर गया। रोशन बाबू ने मुझ पर छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर कैमरे के स्टैंड में उलझ गया। वो लड़खड़ा कर संभलने की कोशिश कर रहा था कि मैंने राइफल का बट उसके मुंह पर रसीद कर दिया। वो चीखता हुआ एक तरफ गिरा। दूसरी तरफ की सूरत हाल भी खासी दिलचस्प थी। अपने हाथों खटूमल की हलाकत के बाद सुशील बदहवास सी हो गई थी और बेड पर बैठी हुई रत्ना ने खौफजदा होने के बावजूद बड़ी फुर्ती से उस पर छलांग लगा दी। पलक झपकने की देर में सुशील का पिस्तौल रत्ना के हाथ में आ चुका था। रत्ना पिस्तौल के दस्ते से सुशील पर पे दर पे जरबे लगा रही थी और सुशील की चीखें कमरे में गूंज रही थीं। ये जो कुछ भी हुआ था 1 मिनट के अंदर अंदर हो गया था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह पलक झपकने की देर में काया पलट जाएगी। जोगिंदर एक तरफ खड़ा फटी फटी सी नज़रों से ये सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखों में वहशत और चेहरे पर बेपनाह खौफ था। और फिर उसने अचानक ही दरवाजे की तरफ छलांग लगा दी। मैंने राइफल घुमाकर ट्राइगर दबा दिया। राइफल से निकलने वाली कई गोलियां उसके जिस्म में पेवस्त हो गईं और वो फर्श पर गिरकर खून में लोटने लगा। रोशन बाबू कालीन पर पड़ा फटी फटी सी नज़रों से कभी लाशों को और कभी मेरी तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर बेपनाह खौफ था। उसे तवक्को नहीं थी कि सूरत हाल इस तरह बदल जाएगी। वो मुझे प्लेट में सजाकर बेला के सामने पेश करना चाहता था, लेकिन अब खुद मेरे कदमों में पड़ा हुआ था। उठकर इस तरफ खड़े हो जाओ। मैंने रोशन बाबू को ठोकर मारते हुए कहा, तुम शायद भूल गए थे कि मैं वो शख्स हूँ जिसने नागराज का सहर तोड़ा और उसे अपने पैर चाटने पर मजबूर कर दिया था। एक दुनिया उसके नाम से कांपती थी, लेकिन वो मेरे हाथों जहन्नम रसीद हो गया। रॉ और ब्लैक कैट्स की पूरी कुवत भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकी और तुम मुझे प्लेट में सजाकर बेला को पेश करना चाहते थे। उठो, इस तरफ खड़े हो जाओ। सुशील के साथ उठने की कोशिश में रोशन बाबू का पैर एक बार फिर स्टैंड में उलझ गया। स्टैंड उसके ऊपर गिरा। उस पर रखा हुआ कैमरा भी दूर जा गिरा था। वो बड़ी मुश्किल से उठकर सुशील के करीब दीवार के साथ खड़ा हो गया। रत्ना ने सुशील की अच्छी खासी दुर्गत बना दी थी। उसके नाक और होठों से खून बह रहा था। रत्ना उसे पिस्तौल की जद पर लिए खड़ी रही थी। रत्ना, तुम कपड़े पहनो, मैं इन्हें देखता हूँ, मैंने कहा। रत्ना ने पिस्तौल पलंग पर फेंक दिया और एक तरफ पड़े हुए कपड़े उठाकर पहनने लगी। हाँ तो रोशन दीन साहब, अब बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। मैंने राइफल की नाल उसकी तरफ उठाते हुए कहा। रोशन दीन। सुशील ने हैरत से मेरी तरफ देखा। ये मुसलमान नहीं, रोशन लाल है। तुम्हें किसी ने गलत बताया था कि ये मुसलमान है। ओह, मैं चौंक गया। तुम्हारी असलियत क्या है रोशन बाबू, खुद ही बता दो।
मैं हिंदू हूँ, रोशन लाल, रोशन बाबू ने कहा और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, उस रात जब बंगले में आया था तो कन्याकुमारी मुझे बारामदे में ही मिल गई थी और हम तकरीबन 1 घंटा वहाँ बैठे बातें करते रहे थे। कन्याकुमारी ने मुझे बताया था कि उसने तुम्हें मेरे बारे में बताया था कि मैं मुसलमान हूँ और मुसलमान होने के नाते तुम लोगों की मदद ज़रूर करूँगा। उसने ये भी बताया था कि तुम्हारे साथ जो लड़की अंदर बैठी हुई है बहुत खूबसूरत है और मैं उससे फ़ायदा उठा सकता हूँ, इसलिए मैं अपने आप को तुम लोगों के सामने मुसलमान ही जाहिर करूँ। इस तरह मैं रोशन लाल से रोशन दीन बन गया। कन्याकुमारी खुद मुसीबत में फंसी हुई थी, उसे पनाह की ज़रूरत थी, इसलिए वो तुम लोगों को मेरे यहाँ ले आई थी। उसे यकीन था कि रत्ना को देखकर मैं तुम लोगों को पनाह दे दूंगा। मुझे कन्या जैसी लड़की की भी ज़रूरत थी, इसलिए मैं अपने आप को मुसलमान जाहिर करके तुम लोगों का हमदर्द बन गया। मैंने सतीश मेहता को भी सब कुछ बता दिया। पुलिस ऑफिसर होने के साथ वो मेरा बिजनेस पार्टनर भी है। अपनी ड्यूटी से ज़्यादा उसे भी अपने बिजनेस की फिक्र रहती है। हमने यही प्रोग्राम बनाया था कि अपना काम पूरा हो जाने के बाद सतीश मेहता तुम तीनों को गिरफ्तार करके सरकार के सामने पेश कर देगा और इस तरह उसे सरकार से इनाम और तरक्की भी मिल जाएगी। नरगिस कौन है, क्या वो वाकई मुसलमान है? रोशन बाबू ने मेरी बात काट दी। उसने तुम लोगों को जो अपनी कहानी सुनाई थी उसमें कुछ भी झूठ नहीं। वो हमारे ही घर में पली बड़ी है। हम बचपन ही से एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। उसकी शादी जिस शख्स से हुई थी वो वाकई जुआरी था और उसे भी जुए में हार गया था, लेकिन मैंने उसकी धुनाई कर दी और उसके चंद रोज़ बाद वो पुलिस मुकाबले में मारा गया और नरगिस मुस्तकिल तौर पर मेरे साथ रहने लगी। मेरा बिजनेस बहुत अच्छा था, बिल्कुल साफ सुथरा, किसी किस्म का कोई डर खौफ नहीं था, मगर बेड़ा गर्क हो सतीश मेहता का। इसकी दोस्ती मुझे महंगी पड़ी। इसने मुझे इस घिनौने धंधे पर उकसाया था, उसी की वजह से मुझे जलील होना पड़ रहा है। जलील तो तुम हो ही रहे हो, अब तुम्हें जान से भी हाथ धोना पड़ेंगे। मैंने कहा, नहीं। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। मुझे जिंदा रहने दो, मैं वादा करता हूँ कि जहाँ कहोगे तुम्हें हिफाजत से पहुँचा दूँगा। अब मैं किसी बनिए पर एतमाद नहीं कर सकता। मैंने कहा, मैं तुम लोगों पर भरोसा करते करते तो यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर पहले ही दिन वादे पर एतबार न किया होता तो आज मैं अपने वतन पहुँच चुका होता। रत्ना, मैं बात करते करते रत्ना की तरफ घूम गया। वो पिस्तौल उठा लो, और मैं जुमला मुकम्मल नहीं कर सका। मुझे रत्ना की तरफ मुतवज्जा पाकर रोशन बाबू ने मुझ पर छलांग लगा दी थी, मगर अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका। मैं बड़ी फुर्ती से एक तरफ हट गया। रोशन बाबू अपनी ही झोंक में लड़खड़ाता हुआ आगे निकला तो मैंने उसके कूल्हों पर जोरदार लात रसीद कर दी और फिर मैंने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। मैं उस पर लातें और राइफल के बट बरसाता रहा। उसकी चीखें कमरे में गूंजती रहीं। मैं उसे मारता हुआ एक कोने में ले गया जहां सुशील खड़ी थरथर कांप रही थी। रोशन बाबू बामुश्किल उठकर खड़ा हो सका था। मैंने राइफल सीधी कर ली। उसने हाथ जोड़ दिए, गुग्गिया कर माफ़ी मांगने लगा। तुम्हें जिंदा छोड़कर हम अपने आप को दोबारा मौत के मुंह में नहीं धकेल सकते। मैंने कहा, तुम्हारा वक्त आ गया है, तुम दोनों को ख़त्म करना ही होगा। मैंने उंगली ट्राइगर पर रख ली और इससे पहले कि उनकी बातों में से कोई बोल सकता, मैंने ट्राइगर दबा दिया। कमरा एक बार फिर फायरिंग और उन दोनों की चीखों से गूंज उठा। वो दोनों कालीन पर ढेर हो गए। उनके जिस्मों से खून की कई धारें बह निकली थीं। रत्ना भी उनकी तड़पती हुई लाशों को देख रही थी। उसके चेहरे पर भी सफ़ाकी थी। अब तक के तजर्बात ने उसे भी मेरी तरह संग दिल बना दिया था। इस बात को वो भी समझ गई थी कि अगर खुद जिंदा रहना है तो दुश्मन को ख़त्म करना होगा। चलो रत्ना, मैंने उसे बाजू से पकड़ते हुए कहा, हमें यहाँ से बहुत मोहतात होकर निकलना होगा। कमरे में बार बार फायरिंग होती रही है। हो सकता है किसी करीबी बंगले का कोई मकीन आवाज़ सुनकर इस तरफ आ गया हो। आवाज़ इस कमरे से बाहर नहीं गई होगी। रत्ना ने कहा। मैंने और कन्याकुमारी ने
जब चीखने की कोशिश की थी तो रोशन बाबू ने बताया था कि ये कमरा साउंड प्रूफ है, हमारी आवाज़ें बाहर नहीं जाएंगी। ओ, मैं चौंक गया। मैंने दरवाज़ा खटखटाया था, उसी लिए दरवाजे की दस्तक की आवाज़ अंदर नहीं सुनाई दी और ना ही अंदर की कोई आवाज़ बाहर सुनाई दी थी। मगर अंदर 2 मरतबा घंटी बजी थी, शायद बाहर कोई आया था। रत्ना ने कहा, नहीं, वो घंटी मैंने ही बजाई थी, लेकिन मुझे उसकी आवाज़ भी सुनाई नहीं दी थी। इसलिए मैं यही समझा था कि दरवाजे के ऊपर लगे हुए बटन का ताल्लुक घंटी से नहीं, किसी और चीज़ से होगा। बहरहाल अब हमें यहाँ से रुखसत हो जाना चाहिए। रत्ना मुड़कर बेड पर पड़ी हुई गोलियों से छलनी कन्याकुमारी की बरहना लाश की तरफ देखा, फिर दूसरे बेड से चादर उठाकर उस पर डाल दी और मेरे साथ दरवाजे की तरफ आ गई। मैंने दरवाज़ा खोलकर एहतियातन पहले बाहर झांका और फिर कमरे से निकल आया। बाहर सन्नाटा था। इस वक्त रात के 2 बजने वाले थे। हशरातुल अर्ज़ की आवाज़ों के सिवा और कोई आवाज़ नहीं थी। मैं पूरज में खड़ी हुई गाड़ियों का जायज़ा लेने लगा। एक तो वैन थी जो यहाँ से आने से पहले भी वहाँ खड़ी थी, दूसरी रोशन बाबू की शानदार एयर कंडीशन कार थी। मैंने कार को तरजीह दी और उसका मुआयना करने लगा। ये जगह महफूज समझकर कार के दरवाजे भी खुले छोड़ दिए गए थे और इग्निशन में चाबियों का गुच्छा भी लटका हुआ था। मैंने ड्राइविंग साइड का दरवाज़ा खोलकर अंदर का जायज़ा लिया। फ्यूल बताने वाली सुई बता रही थी कि भरी हुई टंकी से बहुत कम पेट्रोल इस्तेमाल हुआ था। डैशबोर्ड के खाने में गाड़ी के कागजात भी थे और चंद करेंसी नोट भी रखे हुए थे। अचानक मुझे ख्याल आ गया कि हमें रकम की ज़रूरत पड़ सकती है। मैं कार से बाहर आ गया। तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। मैं दोबारा अंदर आ गया। साउंड प्रूफ कमरे में पहुंचकर मैंने रोशन बाबू की लाश को सीधा किया और उसके लिबास की तलाशी लेने लगा। मुझे मायूसी नहीं हुई। पतलून की जेब से बरामद होने वाले वॉलेट में 4,500 से कुछ जायद ही रकम मौजूद थी। मैंने रकम निकालकर वॉलेट वहीं फेंक दिया और बाहर आते हुए दूसरे कमरे से एक कंबल भी उठा लिया। बाहर अच्छी खासी सर्दी हो रही थी और मेरा ख्याल था कि रास्ते में उस कंबल की ज़रूरत पड़ सकती थी। रत्ना पैसेंजर सीट पर बैठ चुकी थी। उसने कंबल मेरे हाथ से लेकर अपनी टांगों पर फैला लिया। मैं पूरज में खड़ी हुई वैन की तरफ आ गया। वैन की पिछली तरफ एक खाली डब्बा पड़ा हुआ था। दूसरी चीज़ों के साथ रबर की एक नलकी भी मौजूद थी। मैंने वैन की टंकी में नलकी डालकर सांस से पेट्रोल खींचा और डिब्बा भरते ही नलकी हटा दी और डिब्बा उठाकर बारामदे की तरफ बढ़ गया। बारामदे वाले दरवाजे और दोनों तरफ दूर तक पेट्रोल छिड़ककर मैं कुछ पीछे हट गया और दिया सिलाई जलाकर उस तरफ उछाल दी। भक की आवाज़ के साथ पेट्रोल ने आग पकड़ ली। इसके साथ ही मैंने कार की तरफ दौड़ लगा दी। ड्राइविंग सीट पर बैठकर इंजन स्टार्ट किया और उसे तेज़ी से बाहर वाले गेट की तरफ लेता चला गया। गेट के पास मुझे कार रोकनी पड़ी। नीचे उतरकर गेट खोला और दोबारा कार में आकर बैठ गया। गेट से आगे तकरीबन 200 गज तक ढलान थी। मैंने कार की रफ्तार कम रखी और फिर आगे असली रास्ते पर मुड़ते ही मैंने कार की रफ्तार बढ़ा दी। सतीश मेहता ने बताया था कि पहाड़ियों में बल खाता हुआ ये रास्ता आगे जाकर जयपुर की तरफ जाने वाले हाईवे से मिल जाता है। इस सड़क पर घूमते ही मैंने और रत्ना ने बैक वक्त गर्दन घुमाकर देखा। पेट्रोल से लगाई हुई आग ने फौरन ही कोठी को लपेट में ले लिया था। शोले बतदरीज फैलते जा रहे थे। यहाँ आग बुझाने के लिए किसी किस्म की इमदाद का सवाल पैदा नहीं होता था। मुझे यकीन था कि ये शानदार बंगला सुबह तक राख का ढेर बन चुका होगा और जब मलबा हटाया जाएगा तो लाशों की हड्डियों की राख भी ज़रूर मिलेगी। आग के शोले बुलंद होते जा रहे थे। रोशनी चारों तरफ फैल रही थी। हम एक पहाड़ी के गिर्द घूमकर दूसरी तरफ चले गए और जलता हुआ वो बंगला हमारी नज़रों से ओझल हो गया। रत्ना ने मेरी राइफल अपनी टांगों के सामने रख ली थी और कंबल खोलकर पूरी तरह अपने ऊपर लपेट लिया था। मैंने अच्छा ही किया था जो कंबल उठा लाया था, क्योंकि अच्छी खासी खनकी हो गई थी। सड़क पहाड़ियों में बल खाती जा रही थी। रत्ना खामोश बैठी आगे देख रही थी। तकरीबन आधे घंटे बाद हम जयपुर जाने वाले हाईवे पर पहुंच गए।
रत्ना ने गर्दन घुमा कर देखा और फिर एकदम चीख उठी। अरे देखो! मैंने भी गर्दन घुमा कर देखा। खासी बुलंदी पर लगता था जैसे आतिश फिशा फट पड़ा हो। रोशन बाबू का बंगला पूरी तरह आग की लपेट में आ चुका था और शोले आसमान से बातें करते हुए लग रहे थे। हाईवे पर मुड़ते ही मैंने कार की रफ्तार बढ़ा दी। सड़क के दोनों तरफ अगरचे पहाड़ियां थीं, मगर सड़क सीधी और हमवार थी। कहीं कोई मोड़ आ जाता तो मुझे कार की रफ्तार कम करनी पड़ती। तकरीबन 1 घंटे बाद हम पहाड़ियों से निकलकर खुले में आ गए। सड़क के दोनों तरफ चटियल मैदान था, बल्कि शायद रेगिस्तान था। ये तो मैं समझ गई हूँ कि हमारा रुख जयपुर की तरफ है। रत्ना ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, लेकिन जयपुर में जाना कहाँ है? मेरा मतलब है कोई ठिकाना। तुम्हें याद होगा कि जब हम कन्या के फ्लैट में थे तो कन्याकुमारी ने बताया था कि उसकी एक कज़न जयपुर में महकमा सयाहत में गाइड है। मैंने रत्ना की तरफ देखते हुए कहा, जयपुर पहुंचते ही हम सबसे पहले उसको तलाश करेंगे। मेरा ख्याल है उससे राब्ता करने में हमें ज़्यादा दुश्वारी पेश नहीं आएगी। बगैर नाम के किसी को तलाश करना आसान तो नहीं होता। रत्ना ने कहा, तुम शायद कन्याकुमारी की सारी बातें भूल चुकी हो, लेकिन मुझे सब याद है। औरतों की बातें बहुत याद रखते हो। अच्छा बताओ, क्या नाम बताया था उसने? रत्ना ने मुस्कुराते हुए कहा, शशावरी। मैंने जवाब दिया, ये इत्तेफाक है कि जब से मैं इस चक्कर में फंसा हूँ बिलवास्ता औरतों से ही रहा है। सबसे पहले तो उमरकोट में वो हसीन नागिन मिली थी जो मुझे मेहमान बनाकर अपने घर ले गई थी और बेहोश करके रईस कब्बू के आदमियों के हवाले कर दिया था। फिर बेला से वास्ता पड़ा, अब तक जारी है। माउंट अब्बू में अलका अग्निहोत्री, मधु, सुमित्री, ललिता और तुम, और तुम्हारा साथ अब तक जारी है। अब मैं अगर कहूँ कि तुम्हें भूल गया हूँ तो ये मेरी ज़्यादती होगी। दोस्तों, इस किस्त का इख्तिताम यहीं किया जाता है। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाअल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। जब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।